हेलो। आज हम हिंदी साहित्य के सेकंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र की शुरुआत करेंगे। आपके कोर्स में जो पहला प्रश्न पत्र है वह पूरा रीतिकाल पर आधारित है। रीतिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी कविताएं आपके कोर्स में लगाई हुई है, जैसे केशव, देव, बिहारी, पद्माकर, रत्नाकर, घनानंद आदि। किंतु इन सब का अध्ययन जो हम बाद में आपकी टेक्स्ट बुक में जो कविताएं इनकी रखी गई है उसके आधार पर करेंगे। किंतु उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अध्याय रीतिकाल के करने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि उनको समझे बिना हम किसी भी कवि की कविता, उसकी विचारधारा, उसकी काव्यगत प्रवृत्ति किसी को भी समझना बहुत कठिन होगा। तो इस अध्याय के अंतर्गत, रीतिकाल के अध्याय के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण अध्यायों का हम विवेचन करेंगे उनमें सर्वप्रथम तो इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल शब्द में रीति शब्द से आशय क्या है, रीति का अर्थ क्या है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों का अंतर क्या है। मैं स्पष्ट कर दूं अच्छी तरह से आपको कि इस रीतिकाल में आपको 3 तरह के कवियों का अध्ययन करना होगा। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन शब्दों से क्या तात्पर्य है, इनमें क्या अंतर है। परीक्षा में आपके सामान्यतः यह पूछ लिया जाता है कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त में क्या अंतर है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे इसी अध्याय में। तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके रीतिकाल में लगे हुए हैं उनमें रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीति काव्य की विशेषता और रीति मुक्त काव्य की विशेषता। एक तथ्य आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लें कि यदि परीक्षा में रीतिकाल की विशेषता आपसे पूछते हैं अथवा रीतिबद्ध काव्य की विशेषता पूछते हैं तो वे दोनों एक ही चीज़ है। इसमें दोनों की जो विशेषताएं हैं वह आपके समान रूप से एक उत्तर में काम आएगी। तो आप इसमें किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न न रखें कि रीतिबद्ध और रीतिकाल की विशेषता, इनमें क्या अंतर है, इस काव्य की विशेषताएं क्या हैं। इन दोनों शब्दों में किसी प्रकार से किसी भी शब्द का प्रयोग होता है तो आप रीतिकाल या रीतिबद्ध काव्य की जो विशेषता है उसका वर्णन करेंगे। हाँ, यदि रीति मुक्त काव्य की विशेषता पूछते हैं तो वह थोड़ा सा उससे भिन्न हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले आगे की इस और अध्यायों की चर्चा करने से पहले आज हम यह शुरुआत करते हैं कि यह रीतिकाल में रीति शब्द है क्या और इसका श्री गणेश कैसे हुआ, किस तरीके से भारतीय हिंदी साहित्य के सेकंड ईयर में जो रीतिकाल लगा हुआ है उसमें इस रीति शब्द की पृष्ठभूमि क्या रही है। हम बहुत ज़्यादा इसकी गहराई में न जा कर के इतना हम समझ लें अच्छी तरीके से कि भारतीय साहित्य में रीति विवेचन का श्री गणेश भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही हो गया था। फिर भी संस्कृत के प्रारंभिक काल में कवि और आचार्य अपने अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत थे। उत्तरकालीन जो संस्कृत काल है उसमें संस्कृत के अनेक कवि थे जो आचार्य धर्म का भी निर्वाह कर रहे थे और यही परंपरा हिंदी साहित्य में रीतिकाल के अंतर्गत दिखाई देती है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है विधि, प्रणाली या परिपाटी, किंतु साहित्य शास्त्र में इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए इसकी विशेष स्थापना की थी। उन्होंने रीति रात्मा काव्यस्य की घोषणा करते हुए इसे एक विशेष रचना पद्धति से संबंधित किया था तथा इसका लक्षण काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति करना माना था। रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार कर लेने से यह तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण एक साहित्य की विधा रही है काव्य शास्त्र के अंतर्गत। इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक रहा है और उसकी परिधि भी बहुत व्यापक रही है, जो काव्य के दोनों पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष की विवेचना को दर्शाता है। काव्यालंकार के सूत्रवर्ती के रचयिता ने इसे वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली
जैसी 3 पद्धतियों तक ही इसे सीमित कर दिया था। हिंदी के मध्यकालीन आचार्यों एवं कवियों ने रीति शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान किया था और इसके अंतर्गत उन्होंने रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सभी रचना पद्धति संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों को उन्होंने स्थान दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे इसी व्यापक अर्थ में स्वीकार किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यहाँ साहित्य की गति देने में अलंकार शास्त्र का ही अधिक जोर रहा है, जिसे उस काल में रीति, कविता रीति, सुकवि रीति आदि कहा गया। संभवतः इन शब्दों से प्रेरणा पाकर शुक्ल जी ने इस श्रेणी की रचनाओं को रीति काव्य कहा था। इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट रूप से सबसे पहले इस रीतिकाल को शब्द को कहा और रीति को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध के रूप में उन्होंने ही सर्वप्रथम इसका अलग अलग प्रतिपादन किया। डॉक्टर नगेंद्र एवं श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इसी प्रकार की व्याख्या करते हुए रीति शब्द को काव्य की रीति का संक्षिप्त रूप बताया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह विचार रहा है कि रीति को काव्य की रीति तक यदि सीमित मान लें तो यह अर्थ ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रीति को काव्य की रीति तक ही सीमित न मानकर उसे रस रीति या प्रेम का संक्षेपण भी मानना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में यदि हम कहें तो इन मध्यकालीन कवियों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया, अपने आश्रयदाताओं के हृदय में काम की पिचकारी छोड़ना था, उनकी रसिकता को उत्तेजित करना, उन्हें श्रृंगार की विभिन्न एवं शिष्ट सुसंस्कृत पद्धतियों से परिचित कराना रहा है। इसलिए श्रृंगार रस और नायिका भेद को इसमें मुख्य रूप से अपनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ में काव्य के सभी अंगों और उपांगों का भी विवेचन मिलता है। जब लगी इनके भेद तब लगी प्रेम तत्व न पहचान, यानी रस मंजरी में नंददास ने स्पष्ट रूप से लिखा कि जब लगी इनके भेद न जाने तब लगी प्रेम तत्व न पहचान। इससे स्पष्ट है कि रीति को समझने के लिए हमें कई उदाहरणों को भी समझना पड़ेगा। यदि हम रीति कवियों के का विश्लेषण करें तो इस रीति की सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि कहते हैं। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव भी इसकी प्रशंसा करते हैं। काव्य की रीति सीखियो सुकवित सो भिखारी दास भी इस प्रकार की बात कहते हैं और रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि भी इस तरह की बात करते हैं। आधुनिक हिंदी आलोचकों और साहित्य के इतिहासकारों ने भी रीति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था। आचार्य लोग जो कविता करने की रीति सिखाते थे, इस आधार पर इसको रीति काव्य कहा गया था। अनेक विद्वानों ने रीतिकाल के अंतर्गत तीनों की एक अलग अलग विवेचना की है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध की। हम परीक्षा में अर्थात स्पष्ट रूप से मैं आपसे ये कहूँ कि प्रश्न पत्र में जो आपसे पूछा जाता है कि रीतिबद्ध से क्या आशय है, रीति सिद्ध से, तो पहले हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध से क्या आशय? रीतिबद्ध काव्य लेखक वे कहलाए जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का संपादन किया था। संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण जुटाए गए, जिन्हें शास्त्र कवि भी कहा गया। इन कवियों ने अपने आप को शिक्षक कवि के पद से भी संबोधित किया। यह बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखें कि रीतिबद्ध कवि से आशय है कि वे कवि जिन्होंने काव्य के अंग अर्थात रस, अलंकार आदि सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए काव्य की विवेचना की और दूसरे उन्होंने साथ साथ में एक शिक्षक की भूमिका भी निर्वाह की। वे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे, वे जिन्होंने रसिक जनों के लिए काव्यांगों को भी निरूपण किया था। इन कवियों का जो उद्देश्य था वह स्पष्ट रूप से हम कहें तो संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में एक प्रकार से अनुवाद प्रस्तुत करना था और अपनी प्रतिष्ठा दरबार में स्थापित करने की रही थी। इन पर संस्कृत साहित्य के रस, ध्वनि, अलंकार आदि का तो गहरा प्रभाव पड़ा ही, क्योंकि इन्होंने इन्हीं लक्षण ग्रंथों के आधार पर अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें उन्होंने अपने आप को
पांडित्य, अपने आप को शास्त्रार्थ के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। लेकिन ये जितने भी रीतिबद्ध कवि हैं, इनमें एक मुश्किल जो तथ्य हमें यह दिखाई देता है कि ये इस परिपाटी से बाहर नहीं निकल पाए। अर्थात जो बंधी बंधाई परिपाटी थी कि लक्षण ग्रंथों के आधार पर ही हमें काव्य का निर्माण करना है, उससे बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाए। इसी कारण से इन्हें रीतिबद्ध कहा गया। किसी नवीन मौलिक उद्भावना का कोई जन्म ये कवि नहीं कर पाए थे। विषय चयन में भी इन्होंने कोई अलग अपनी धारणा स्थापित नहीं की। जो नायक नायिका के भेद, जो अलंकार निरूपण, जो रस, जो ध्वनि संस्कृत साहित्य शास्त्र में हमें दिखाई देती है, पूरी की पूरी हिंदी में एक प्रकार से उतार देने का कार्य इन्होंने किया था। काव्य शास्त्र की जो जटिल समस्या है उसको उन्होंने एक प्रकार से छूने का प्रयास किया, जो संस्कृत साहित्य शास्त्र में हमें दिखाई देती है। किंतु उसमें उन्हें कोई बहुत ज़्यादा हम कहीं सफलता मिली हो, ऐसी भी स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है। काव्यांग निरूपण भी इन्होंने चूंकि पद्यात्मक शैली के में की थी, तो उस कारण से कोई बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि स्पष्टता नहीं आ पाई थी। इन रीतिबद्ध आचार्य कवियों ने कवित्व और आचार्यत्व इन दोनों का निर्वहन एक साथ किया। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। अर्थात एक तरफ इन्होंने कवि कर्म का निर्वाह किया, तो दूसरी तरफ इन्होंने आचार्यत्व की प्रतिष्ठा भी की, और उस रूप में उन्होंने विशुद्ध लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। इनकी कविताओं में पूरी तरीके से कला पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। श्रम साध्यता इन्होंने बहुत की है, यानी माथापच्ची जिसे हम कह सकते हैं, वह जमकर इन्होंने अपने काव्य में की है। किंतु इससे उनके अहम की भावना प्रमुखता प्राप्त कर गई, और यही कारण है कि यह रीतिकाल जो है वह काफ़ी जटिल रूप में भी हमें दिखाई देता है। अब हम दूसरे जो अंग है रीतिकाल का, वह है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध से क्या आशय है? देखिए, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो कवि हैं उसमें मोटे तौर पर जो अंतर, बेसिक अंतर जो मैं आपको स्पष्ट रूप से एक लाइन में यदि कहूँ तो वह यह है कि रीतिबद्ध कवियों ने कवि क्रम और आचार्य क्रम दोनों का निर्वाह किया, किंतु रीति सिद्ध कवियों ने कवि क्रम का तो निर्वाह वैसे ही किया जैसा रीतिबद्ध कवियों ने किया। अर्थात उन्होंने भी नायक नायिका के भेद या अन्य जितने भी तत्व हैं रीति से संबंधित, उनका पालन किया, किंतु उन्होंने आचार्यत्व का निर्वाह नहीं किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने किसी प्रकार से लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया। अर्थात जो काव्य संस्कृत साहित्य शास्त्र में जो रस, अलंकार, ध्वनि आदि से संबंधित जितने भी काव्य के अंग थे, उसके आधार पर जिस ढंग से रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन किया, वैसा रीति सिद्ध कवियों ने बिल्कुल नहीं किया। बस यही बेसिक अंतर हम कह सकते हैं। किंतु जो लोभ चमत्कार, जो उक्तियों में बांधने की जो क्षमता जो रीतिबद्ध कवियों ने दिखाई, वो इन्होंने इसका पालन जरूर किया। यानी जो नायक नायिका के भेद या उक्ति चमत्कार, या हम कहें कि पूरी तरीके से जो रीतिबद्ध कवियों ने आचार्यत्व के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया, उसकी पालना इन्होंने जरूर किया है। ग्रंथों का निर्माण बिल्कुल नहीं किया। इस प्रकार के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि इस वर्ग के बिहारी माने जाते हैं। बिहारी की जो सतसई है, उसके प्रत्येक दोहे में हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य का जो वर्णन है, जैसे नायक नायिका भेद या अलंकारों की सारी पृष्ठभूमि को बताना, वो सारे के सारे लक्षण इसके प्रत्येक दोहे में दिखाई देते हैं। किंतु बिहारी ने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं किया था, और यही अंतर, मूल बेसिक अंतर इसमें दिखाई देता है। अब हम इसके तीसरे पक्ष रीति मुक्त काव्य की चर्चा करते हैं। रीतिकाल के समय रीति मुक्त साहित्य भी बहुत प्रचुर मात्रा में लिखा गया। रीतिकाल में कुछ कवि ऐसे भी वे हैं जिन्होंने रीतिबद्ध जो कवि थे, केशव, मतिराम, चिंतामणि देव आदि, उनके समान न तो इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न ही इन्होंने अपना कोई पांडित्य प्रदर्शन किया, और किसी प्रकार से उन्होंने कोई रीतिबद्ध रचनाओं का निर्माण एक प्रकार से नहीं किया। इन कवियों की संख्या लगभग 50 मानी गई है, और
इन कवियों के वर्ग में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम की पीर को जनता को सुनाई। देखिए, जो रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि हैं, उन कवियों ने मोटे तौर पर दरबार में रहकर अपने आश्रयदाता को खुश रखना उनका मुख्य उद्देश्य था, जबकि रीति मुक्त कवियों का मुख्य उद्देश्य आश्रयदाताओं की संतुष्टि नहीं, अपने स्वांत सुखा यानी अपने स्वयं की जो संतुष्टि है, अर्थात किसी तरीके से जो उन्होंने भोगी हुई पीड़ा थी, जो उनकी अनुभूति थी, उसी को काव्य में व्यक्त कर देना रीति मुक्त काव्यकारों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। इस प्रकार के कवियों ने किसी तरीके से अपना अहम, अपना पांडित्य, अपना शास्त्रीय जो तथ्य है वो नहीं रखा। ये विशेष रूप से इस प्रकार के जो कवि हैं वो रीति मुक्त कहलाते हैं। अब आपके परीक्षा में जो सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है वह एक है कि रीति से क्या आशय है, रीतिबद्ध से क्या तात्पर्य है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त से क्या तात्पर्य है, और इन तीनों के अंतर को स्पष्ट करो। वैसे मैंने अपने व्याख्यान में पूरी तरीके से आपको यह बता दिया है कि रीति शब्द से क्या आशय है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त का क्या अर्थ है, और इन तीनों को बताने से इन तीनों का अंतर भी आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी सामान्यतः मैं थोड़ा सा रीतिबद्ध और रीति मुक्त के बारे में मैं और ज़्यादा स्पष्ट कर दूं आपको कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों में अनेक स्तर पर समानता और असमानता देखी जा सकती है। हालांकि शुरुआत में दोनों ही राज्याश्रय में पले थे, दोनों ने ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सामंतीय वातावरण को अपनाया, किंतु धीरे धीरे रीति मुक्त कवि ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। आश्रयदाताओं की रुचि की अवहेलना जो करना, ये रीति मुक्त कवियों ने अच्छी तरीके से सीख लिया, और इसी का परिणाम हुआ कि इस धारा के जितने कवि हैं, इन्होंने आश्रयदाताओं की परवाह भी नहीं की और अपने ढंग से उन्होंने काव्य का निर्माण किया था। हो सकता है कि जो नक्सिक वर्णन, ऋतु वर्णन संबंधी जो उनका रीतिमुक्त कवियों का है वह पूरी तरीके से आपको रीतिबद्ध कवियों के समान ही दिखाई देगा। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों कवियों ने इन सब तथ्यों का चित्रण जरूर किया, जैसे नायिका भेद हो, विलास की विविध अवस्थाएं हैं, या नक्सिक या ऋतु वर्णन, किंतु इन कवियों में जो मूल अंतर है वह प्रेम भाव का है। जो प्रेमा भाव की पद्धति कृष्ण के माध्यम से, राधा और कृष्ण के माध्यम से जो रीतिबद्ध कवियों ने दिखाई है, वह प्रत्यक्ष रूप से लौकिक प्रेम करने के कारण से रीतिमुक्त कवियों ने उस रूप अपने अपने नायिकाओं के संदर्भ में दिखाई है। जैसे घनानंद ने सुजान के संदर्भ में सारी कविताओं का प्रेषण किया, उसी तरीके से इस काल के अन्य कवि हमें दिखाई देते हैं। इन कवियों में समानता की बजाय असमानता के बिंदु हम ज़्यादा देख सकते हैं। रीतिबद्ध कवियों की तरह न तो रीतिमुक्त कवियों ने कोई लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे और न पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन किया, न कोई चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ लिखी, न आचार्यत्व का निर्वाह किया। इन्होंने तो केवल जो प्रचलित साहित्यिक परंपरा थी उसको अपनाया जरूर, किंतु उससे विद्रोह भी किया। नैतिक मूल्यों के प्रति इन्होंने एक प्रकार से नया क्रांतिकारी दृष्टिकोण उपस्थित किया था। ये इन कवियों के साथ एक विशेष बात यह हुई कि इन कवियों को कई तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा था दरबार में, और उस कारण से उन्होंने उस अभिजात मान्यताओं के खिलाफ एक विद्रोह की भावना को अपनाया, और उसी वजह से ये कवि भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने अपना काव्य रीति तत्वों से विवेचित तो किया, किंतु अपने हृदय में उमड़ने वाले भावों को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने काव्य लिखा, और इसी कारण से इसको स्वच्छंदतावादी काव्य भी कहा जाता है। तो स्पष्टतः आज के इस व्याख्यान में मैंने रीतिकाल में रीति के अर्थ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त से आपको तात्पर्य और उसमें अंतर, इसका स्पष्ट आपको विवेचन मैंने कर दिया है। आप पूरी तरीके से इस व्याख्यान के आधार पर एक नोट्स के रूप में आप रीतिकाल का अर्थ, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त
से क्या तात्पर्य है इसका, और रीतिबद्ध और रीति मुक्त में क्या अंतर है इसका एक नोट्स के रूप में आप अपने रजिस्टर में इसको तैयार करने का श्रम भी करें। धन्यवाद।